मैंने अपने ऑफिसर्स को बोला कि मैं इस लड़की को ही अरेस्ट कर लेता हूं। तो महकमा बिल्कुल ऐसा हो गया कि तुम पागल हो गए, देश का गृह मंत्री कह रहा है कि इस मामले को सॉर्ट आउट कीजिए, पैसा ले दे के निपटा दीजिए। सर आज या कल के अखबारों में था कि एक ऑल महिला टीम ने एक इनकाउंटर किया है, तो उस पर क्या कहना है? मतलब एफिशिएंसी पे आपको क्यों डाउट हो रहा है? आज तक हिंदुस्तान में महिला इंस्पेक्टर ने कोई मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन या कोई ऐसे सेंसिटिव केस की इन्वेस्टिगेशन सिंगल हैंडेड नहीं करी होगी। ऐसा गुप ऑफ क्या इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, पैसे की वजह से होता है, कि दोनों वजह होती है? आप देखें, पहले ये माना जाता था कि महिला पुलिस ऑफिसर ईमानदार होती है। दिल्ली के अंदर अभी एक लड़की 30 लाख रुपए रिश्वत लेती पकड़ी। तो एक बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट थी और उन्होंने बड़े बड़े आदमियों को वो एक्सप्लॉइट करती थी। आप सोचें कि एक उत्तर प्रदेश के सीएम जिनकी डेथ भी हो गई है और उनको उन्होंने अपने जाल में फंसाया। दिल्ली में महिला थाना क्यों नहीं? वो पास ही उत्तर प्रदेश है और दोनों जगह अब तो भाजपा की सरकार है, बट ये महिला थाना क्यों नहीं? महिलाओं के ऊपर अब सवाल पैदा हो गए हैं कि क्या महिलाओं का पुलिस में आना या सामाजिक फील्ड में आना क्या वाजिब है। तो क्या क्या चैलेंजेस है, कितना प्रेशर होता है एक पुलिस वाले पे, एसएचओ लेवल पे, एसीपी लेवल पे, किसी क्राइम को सॉर्ट करने का या किसी क्राइम को ना सॉर्ट करने का? जितनी भी पावर्स डेलीगेट की गई है कानून में, वो केवल और केवल सब इंस्पेक्टर आईओ को दी गई है। एसएचओ उस पार्टी को गार्ड करते थे जिनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर आम आदमी को देखनी चाहिए थी। हम देखते हैं कि दाऊद इब्राहिम के फादर भी पुलिस में थे, लॉरेंस बिश्नोई के फादर भी पुलिस में थे। क्या यही कारण है कि ये ऐसी राह पे चले गए जहां से लौटना बड़ा मुश्किल है? और कहीं ना कहीं यही लोग पुलिस सिस्टम को अच्छा समझते हैं, कैसे पुलिस ऑपरेट करती, इसीलिए अपराध जगत में इतना बढ़ पाए। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। आज फिर हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। हम लोग के जीवन में कभी न कभी कहीं ना कहीं पुलिस का बहुत ही बड़ा योगदान है। हम अपने घरों में सुरक्षित अगर हैं, सड़कों पे सुरक्षित हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से। लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश शायद नहीं की कि पुलिस डिपार्टमेंट्स के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह की परेशानियाँ ये अपने पारिवारिक जीवन में झेलते हैं। इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी दिल्ली पुलिस के एसीपी पद से रिटायर हुए हैं और काफ़ी लंबा और इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है इनका। तो आइए बात करते हैं वेद प्रकाश जी। वेलकम टू पॉडकास्ट सर। नमस्कार अखिलेश जी। तो वेद जी, पुलिस में आपका सफ़र काफ़ी मतलब सब इंस्पेक्टर से लेकर एसीपी तक रहा है दिल्ली पुलिस में, लेकिन उससे पहले आप बैंक में थे। तो मैं एक कंपैरिजन शुरू करना चाहूँगा कि एक बैंकिंग नौकरी में करीब 40 से 50 छुट्टियाँ मिलती हैं साल में और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। उसकी अपेक्षा में पुलिस वालों को कितनी छुट्टियां मिलती हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कंपेयर करें अगर बैंक से? तो देखिए, बैंक की नौकरी और पुलिस का पैरामीटर दोनों अलग अलग चीज़ हैं जी। बैंकिंग की नौकरी में रिलैक्सेशन है, सब कुछ है, चमक दमक है, परंतु जो मेहनत, तपस्या और एक पब्लिक के साथ रिलेशन है वो ऑलमोस्ट जीरो है। जो आपके कस्टमर हैं केवल उन्हीं के साथ आपका रास्ता है, बाकी दुनिया से आपका कोई वास्ता नहीं। आप दुनिया को करीब से नहीं देख सकते। बैंक में, पुलिस में ये है कि पुलिस में आप दुनिया को देख सकते हैं, गरीब से गरीब आदमी की ज़िंदगी के बारे में जान सकते हैं, बड़े से बड़े रईस जो इस दुनिया के हैं उनके बारे में जाने अनजाने बहुत सारी जानकारियाँ आप तफ्तीश के दौरान, अपनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अपनी ड्यूटीज़ के दौरान अर्न कर सकते हैं। बैंक में रहते हुए आप पीएम के नज़दीक नहीं जा सकते, पुलिस में रहते हुए पीएम के पास जाने का भी आपको मौका मिल सकता है। ये मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो ये कंपैरिजन किसी भी तरह से नहीं है। दूसरा, ये एक चॉइस का विषय है। बैंकिंग के अंदर एक नीरस जॉब है, केवल आप कैशियर हैं तो नोट ही गिन रहे हैं या सीट पर बैठे हुए हैं। पुलिस में मल्टीपल टाइप का एक जॉब है। सर, मैं फैसिलिटी जो एक एम्प्लॉय के हिसाब से जो फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे छुट्टियों की बात करें हम, तो 30 से 40 छुट्टियां एक मिलती है, तो उस हिसाब से पुलिस वालों को कितनी छुट्टियां मिलती हैं साल भर? छुट्टियां लगभग उतनी ही हैं, परंतु पुलिस वाले उसका उपयोग नहीं कर सकते ड्यू टू नेचर ऑफ ड्यूटीज़। परंतु ये एक चैलेंजिंग जॉब है। जब भी कोई पुलिस को ज्वाइन करता है, कम से कम उसको पता होना चाहिए कि मेरा जीवन अब एक चैलेंज से गुजरने वाला है। वो इजी जॉब नहीं है, बहुत ही मशक्क़त मांगता है, मेहनत मांगता है, तपस्या मांगता है, एक तरह से साधना है। हालांकि बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी पुलिस के बारे में किंवदंतियां हैं, बहुत सारी कहानियां गढ़ी जाती हैं, कही जाती हैं और कुछ सच भी होती हैं। मैं सारी बातों से इनकार नहीं कर रहा। पुलिस का एक नेगेटिव पक्ष भी है, परंतु यदि पॉजिटिव पक्ष को देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। समाज के अंदर उसका रोल, उसका सारा जो ज्ञान है, सारी दुनिया की चीज़ें जो वो किसी को मदद कर सकता है, वो किसी नौकरी में किसी राजनेता कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है। उसको आम जनता के साथ काम करना पड़ता है, बड़े से बड़े रईस के साथ काम करना पड़ता है, राजनेताओं के साथ काम करना पड़ता है। उसका एक्सपोजर होने का जो स्कोप है वो आम नौकरी से बहुत ज़्यादा होता है। सर, अगर
5 जैसे आपने कहा चैलेंजेस और साधना करने का जो मौका मिलता है, तो 5 ऐसी चैलेंजेस क्या हैं और 5 ऐसे बड़ी चीज़ें क्या हैं? देखिए, आपको डेडिकेशन आपको करनी पड़ेगी, थी जॉब के प्रति ईमानदारी है। उसमें आपके लिए नींद, प्यास, भूख, छुट्टी, परिवार, ये सब कुछ पीछे एक तरह से छोड़ना पड़ता है। हालांकि ज़रूरत होती है बैलेंस करके रखने की, और काफ़ी हद तक पुलिस ऑफिसर्स इस चीज़ को बैलेंस करते हैं। जो नहीं कर पाते वो विफल हो जाते हैं, और उनकी कहानियाँ जगह जगह बताई जाती हैं कि पुलिस ऑफिसर यहाँ कामयाब था परंतु व्यक्तिगत लाइफ में फेल हो गया। तो ये एक पुलिस बहुत बड़ा एक चैलेंज है, पैट्रियोटिज्म की भावना है। यदि जिस पुलिस ऑफिसर के अंदर देश के लिए प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, कानून की इज्जत नहीं है, आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में किस तरह से कुछ पुलिस वाले बोल रहा हूँ, विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, यूनिफॉर्म ढंग से नहीं पहन रखी, उनको प्राइड नहीं है अपनी वर्दी के ऊपर। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो देश के साथ जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं कि हम कैसे देश की सेवा कर सकते हैं। वो केवल नौकरी कर रहे हैं, वो देश की सेवा नहीं कर रहे, केवल उन्होंने वर्दी पहननी है। वर्दी पहनना ही काफ़ी नहीं है, वर्दी की एक मान, मर्यादा, सम्मान, इज्जत, उसको बनाए रखना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए आपको बहुत बड़े सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि नहीं कर पाएंगे तो एक आम पुलिस वाले की तरह आप केवल नौकरी करके चले जाएंगे, परंतु एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए देशभक्त, आपके लिए हमेशा वो एक चैलेंज रहेगा। सर, एक बात आपने कही कि जो पुलिस वाला है, एक गरीब को भी बड़े पास से देखता है और एक रईस मतलब अमीर इंसान को बहुत पास से देखता है। तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग का जो आपने नोटिस किया, आपकी तो काफ़ी लंबी सर्विस रही दिल्ली पुलिस में, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला होगा और बहुत नीचे तबके के लोग भी आपने देखा होगा। तो कुछ ऐसा जो लगा कि यार ये तो सोचा भी नहीं था कभी? देखिए, बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। एक बार एक बहुत बुजुर्ग महिला आई और थाने के बाहर खड़ी हुई थी, ठंड का टाइम था, थाने में घुस रहे थे। मैंने, माता जी आप किस लिए आई हैं? क्योंकि वो लास्ट मैन है, उसकी हिम्मत थाने के अंदर घुस, बाउंड्री में नहीं थी, वो मेरे से तो क्या मिलती। तो मैंने, उसने बताया कि मेरा बेटा मुझे घर से निकालता है, खाना नहीं देता, पीटता है, हैरेसमेंट करता है। मैंने कहा तुम्हारा खुद का सगा बेटा है? कहना सगा बेटा मुझे इस तरह से प्रताड़ना करता है। मैंने कहा माता जी मेरे पास आइए, चलिए मेरे पास में। मैं उसको अपने पास लेके गया और एसएचओ की कुर्सी के सामने उसको ऑफर की, तो बैठने को तैयार ना हो, बेचारी ज़मीन पर बैठने को नहीं। मैंने कहा आप बूढ़ी हो, बुजुर्ग हो और मेरी माँ की तरह, आप कुर्सी पे बैठिए। कुर्सी पे बैठी, उनके आंखों में आंसू आ गए कि कम से कम आपने मेरे दर्द के ऊपर कुछ मलहम तो लगाया। फिर मैंने उसके लड़के को बुलाया, उसको जो भी कानूनी उसके खिलाफ एक्शन कर सकता था उसको डिटेन किया, अरेस्ट किया, अदालत में पेश किया। जो उसकी दुआएं इस तरह के जो गरीब आदमी की लग, अमीर तो अपने रिसोर्सेज से करा लेगा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरे से ऊपर वाले बॉस हैं, गर्दन पकड़ के मेरे से करा लेंगे, कोर्ट करा लेगी, तमाम सिस्टम करा लेगा, राजनेता करा लेंगे। पर मदद उस आदमी की होनी चाहिए जो, जिसके पास रिसोर्स नहीं है, जो आपके पास तक आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। वही सच्ची सेवा है, समाज सेवा है, वही पुलिस की सेवा है, वही देश की सेवा है। रिसोर्सफुल आदमी के लिए समरथ को ना दोष गुसाई, तो समरथ के लिए तो कुछ भी संभव है। रिसोर्सफुल आदमी, कोई मुलाकात हुई रिसोर्सफुल आदमी? तो ऐसे ऐसे रिसोर्सफुल आदमी आए कि मतलब मुझे लगता था कि मैंने गलती कर दी इस आदमी को अरेस्ट करके, परंतु गॉड इज ग्रेट, जीत सत्य की हुई, न्याय की हुई, इसलिए कहा था सत्यमेव जयते। थोड़ा डिटेल और दे इसमें। एक बहुत बड़े दिल्ली के अंदर कैबरे ऑपरेट करते थे, सही मायने तो नंगी लड़की नचाते थे वो, उससे बहुत बड़े नेता कहलाए, एमएलए भी रहे बाद में वो। अच्छा। अब तो वो शायद दुनिया में नहीं है, पर एक बार उनके पुत्र साहबजादे को अरेस्ट कर लिया एक मुकदमे के अंदर, तो हंगामा हो गया दिल्ली शहर के अंदर, इतने बड़े आदमी को आपने कैसे अरेस्ट कर लिया। मैंने उनको बताया आप ही के सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर से अरेस्ट किया है। तो मैंने कहा आप बताओ, मेरे को पास दोनों पावर, मैं छोड़ भी सकता हूँ, अरेस्ट भी कर सकता हूँ। तो रात को 11 बजे डिपार्टमेंट डिसाइड कर पाया दिल्ली पुलिस का कि अब अरेस्ट करना ही ठीक है, क्योंकि वेदभूषण ने यदि एक बात कहीं पब्लिक में बता दी कि इतने बड़े आदमी के लड़के को छोड़ दिया गया है, तो वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अरेस्ट करा गया, कोर्ट में पेश करा गया, फिर कहा गया कि कोर्ट में इसकी बेल में आप रुकावट नहीं डालोगे। अच्छा। परंतु पुलिस के पास काम करने के 1001 तरीके हैं। मैंने मुंह पर टेप लगा लिया, परंतु जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनके चैम्बर ने उन्होंने बुलाया कि इतने सारे वकील कैसे आ गए कोर्ट के अंदर आज। मैंने सर एक बहुत बड़े आदमी का लड़का आया है, और क्या करते थे उसके? मैंने कहा उसके फादर एमएलए थे, हरियाणा के एमएलए थे सर, और वो तो नंगी लड़की नचाने के लिए मशहूर थे। वो कहले ऐसे आदमी की तारीफ कर रहे हो आप? मैंने कहा मैं क्या करूं सर,
मैं तो बता रहा हूँ आपको, इतना बड़ा आदमी आपके अदालत में है, मजिस्ट्रेट साहब ने आते ही उनको सीधा तिहाड़ जेल भेज दिया। तो मैंने कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे घुमा दिया। तो ये तो पुलिस वाले की टैक्टफुलनेस है, हिकमत अमली जिसको बोलते हैं, कि वो अपने काम को कैसे करता है, कैसे कामयाब तरीके से कर पाता है। कि ये मैन टू मैन डिफर करता है। कुछ चीज़ें ईश्वर देता है, कुछ आप जैसे लोगों से हम सीखते हैं, कुछ हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं, वो हमें सिखाते हैं। इसीलिए ज़िंदगी आगे बढ़िया तरीके से आज आपके सामने लगभग 2018 के बाद आज भी उसी गर्मी जोशी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा केस आपने कौन सा हैंडल किया? सबसे मतलब बड़ा से मतलब सेंसिटिव केस जिसमें मीडिया की भी नज़र है, विभाग की भी नज़र है, राजनेताओं की भी नज़र है, ऐसा कोई बड़ा केस? देखिए, केस तो बहुत सारे आए, मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन, रेप केस की इन्वेस्टिगेशन, तमाम तरह के केस आए। परंतु एक बड़ा अजीब केस आया जो आजकल बहुत ट्रेंड के अंदर है, हनी ट्रैप केस, या और कई तरह के उसके नाम दिए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट थी और उन्होंने बड़े बड़े आदमियों को वो एक्सप्लॉइट करती थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम, आपके स्टेट के, आप सोचें कि एक उत्तर प्रदेश के सीएम जिनकी डेथ भी हो गई है, और उनको उन्होंने अपने जाल में फंसाया। और एक राज्यसभा के एमपी थे, उनको फंसाया। उत्तराखंड के एक मिनिस्टर थे, उनको उसने अपने जाल में फंसाया। लास्ट में वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लगातार 2 बार गुजरात से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, उनको ट्रैप किया और 7 करोड़ रुपए की डिमांड रखी कि 7 करोड़ रुपए दो तो मैं ये जितनी वीडियो मैंने न्यूड बनाई है आपकी, मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगी और मेरा कंप्रोमाइज आपके साथ हो जाएगा। वो मामला घूमते घूमते इस देश के जो प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर, आप मान लीजिए, नाम लेना ठीक नहीं है, तो उनसे होते होते कमिश्नर, फिर नीचे नीचे होता है आया। तो फिर वो लास्ट में मेरे पास आके टिका कि आप पुराने तजुर्बेकार आदमी, आप इसको हैंडल कीजिए। तो मैंने कुछ उस केस के अंदर अनयूजुअल चीज़ें देखी। तो मैंने अपने ऑफिसर्स को बोला कि मैं इस लड़की को ही अरेस्ट कर लेता हूँ। तो महकमा बिल्कुल ऐसा हो गया कि तुम पागल हो गए, देश का गृह मंत्री कह रहा है कि इस किसी मामले को सॉर्ट आउट कीजिए, पैसा ले दे के निपटा दीजिए। मैंने कहा मैं आप छोड़िए, मैं इसको अरेस्ट करता हूँ, इस लड़की को, जिम्मेदारी मेरी होगी कोर्ट के अंदर इसको प्रूव करने की कि मैंने इसको अरेस्ट किया। उस लड़की को प्रॉपरली अरेस्ट किया, सालों जेल में रही, कोई कोर्ट, हाई कोर्ट तक उसकी बेल लेने के लिए तैयार नहीं थी। मैं नाम लेकर कोई आपकी पॉडकास्ट को कोई सनसनी देना नहीं चाहता हूं, समझदार को इशारा कर। जब मैंने आपको बता दिया कि देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तो खैर उनके पैर छूते थे, इस पोजीशन के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, बुजुर्ग हैं, तो इसलिए नाम लेना ठीक नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी। गुजरात के लोग या आपके व्यूअर्स हैं, कहीं गूगल करके समझ लेंगे कि कौन हनी ट्रैप केस में सुप्रीम कोर्ट की एक एडवोकेट ने किस एमपी को फंसाया, कितने मिनिस्टर्स को फंसाया, क्या क्या कहानी है, सारी आज की डेट में मौजूद हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं। समझदार लोग काफ़ी, हाँ, समझदार लोग समझ जाते हैं इशारों में। और उसके बाद कोई और मजबूत केस? और बहुत सारे इस तरह के केसेज आए जहाँ बड़े बड़े मिनिस्टर्स के बच्चे इन्वॉल्व थे कि उसको आप अरेस्ट मत करो। तो पुलिस को तो भगवान के बाद में ईश्वर ने ताकत पुलिस वाले को इतनी पावर्स दी हैं कि यदि उसका मिसयूज़ भी कर सकता है और यूज़ भी कर सकता है। ये सही दिशा में पुलिस वाला जाए तो भगवान का स्वरूप होता है, और यदि नेगेटिव दिशा में चला जाए तो राक्षस है। इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ तो आप रामलीला चल रही है, एक तो देवी का रूप है, नवरात्रे चल रहे हैं, पूजा करते हैं हम, देवियों की पूजा करते हैं। दूसरी तरफ आप राक्षस का रूप देखिए, रावण के अंदर किस तरह से रामलीला के अंदर दिखाते हैं कि भाई सूपनखा का रोल, या जिस तरह से हमारी गीता के अंदर तो उनका रूप दिखाया गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि आदमी का भी रूप वही है, औरत का भी रूप वही है, किस रूप में आप उसकी पूजा करते हैं। सर, महिलाओं की बात करें तो एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक बहुत ही सेलिब्रेटेड महिला पुलिस आईपीएस थी किरण बेदी जी, और देश की पहली महिला आईपीएस भी थी, उनके ऊपर टीवी सीरियल बने। लेकिन उसके बाद आज तक कोई सेलिब्रेटेड सुपर कॉप महिला का नाम हम क्यों नहीं सुनते? एक भी नहीं है। किरण बेदी मैडम जो थी वो अद्वितीय थी, वो भगवान का दिया हुआ कोई रूप थी। ये लोग आम आदमी नहीं होते, आम आदमी से अलग हटके महिला थी। उसका आपने बिल्कुल सही कहा है कि दूसरी किरण बेदी को हम नहीं बना पाए देश के अंदर। बहुत सारी आईपीएस, पुलिस ऑफिसर, थानेदार ने भर्ती कर ली, परंतु एक भी उस तरह की महिला को, सशक्त महिला हम नहीं दे पाए। वो राजनेताओं से लड़ी, बड़े बड़े नेताओं से लड़ी, उनको हरेसमेंट हुई, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, परंतु उन सबको पार करते हुए किस मुकाम पर है कि हम और आप आज भी उनके नाम के लिए डिस्कस करते हैं। एक भी महिला ऐसी नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमने महिलाओं को तमाम वो चीज़ें दी, और एक दोनों ही चीज़ें हैं। एक शेक्सपियर ने ये कहा था, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द अर्थ। हर्थ का मतलब आंगन। औरत आंगन के लिए बनाई गई है और आदमी फील्ड के लिए बनाया गया है। परंतु समाज के अंदर ये कहा गया कि नहीं, दोनों बराबरी पर रहने चाहिए। इस क्रम के अंदर
33% कोटा भी सरकार ने डिसाइड कर दिया, परंतु हम आज तक भी ना तो किरण बेदी जैसी महिला दे पाए हैं, ना हम किसी को रानी लक्ष्मीबाई बना पाए हैं, ना इस तरह की महिला इस हिंदुस्तान के अंदर आज मौजूद हैं कि जिसको हम अनुसरण कर सकें। परंतु हाँ, बहुत सारे दाग आज महिलाओं पर लग रहे हैं, इवन पुलिस वालियों पर लग रहे हैं। आप देखें, पहले ये माना जाता था कि महिला पुलिस ऑफिसर ईमानदार होती हैं। दिल्ली के अंदर अभी एक लड़की पकड़ी गई, उत्तराखंड की नेगी, 30 लाख रुपए रिश्वत लेती पकड़ी गई। और बहुत से ऐसे प्रकरण हैं कि जहां पर महिलाओं के ऊपर अब सवाल पैदा हो गए हैं कि क्या महिलाओं का पुलिस में आना या सामाजिक फील्ड में आना क्या वाजिब है। बहुत तरह के एक्सप्लॉयटेशन, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है पुरुषों का। बट ये तो सर, पुरुष जो पुलिस वाले हैं, जो वो भी करप्शन में इन्वॉल्व हैं, वो भी एक्सप्लॉयटेशन में इन्वॉल्व हैं, वो मतलब बिल्कुल, वो बिल्कुल मैं तो खुद इस चीज को मान रहा हूं कि जो करप्शन है, एक्सटॉर्शन है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दूसरे स्टेट की पुलिस हो, दिल्ली पुलिस है, बिल्कुल रैम्पेंट हो चुका है। एक तरह से उसको रिकॉग्नाइज किया गया। आप दिल्ली के पुलिस के अंदर आप देखिए किस तरह से सीबीआई रेड कर रही है, विजिलेंस रेड कर रही है, रोज अखबारों के अंदर सुर्खियां बनती हैं, पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं, से बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, आईएएस ऑफिसर पकड़े जा रहे हैं। पूजा खांडेकर का आपने केस सुना होगा, जिसकी फैमिली अब पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड हो गई है। तो ये जो समाज का एक जो प्रतिबिंब है, रूप निकल कर आ रहा है, वो पता लग रहा है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। तो भगवान ही शायद इसको करेक्ट कर पाए। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम अपने सिस्टम को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। सर, एक मैं इसी महिलाओं के टॉपिक पर रहते हुए, जैसे क्राइम पहले एक पुरुष प्रधान चीज़ थी, मतलब मैक्सिमम क्राइम वाज डन बाय मेन, और हीनियस क्राइम स्पेशली। अब देखने में आ रहा है कि महिलाएं भी पतियों को मार रही हैं, डब्बे में बंद कर दे रही हैं, कोई ड्रम में निपटा दे रहा है, बॉयफ्रेंड के साथ मर्डर कर रहा है। तो ये समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, क्या पहले ऐसा था कि महिलाएं ऐसा क्राइम करती थी, या अब ये सिर्फ मीडिया की तरह से आ रहा है, या ऐसा चेंज आप क्यों देखते हैं? मतलब क्योंकि आपने बहुत सारे क्राइम देखे, तो क्या आपका पर्सपेक्टिव? नहीं, पहले इस तरह की चीज़ नहीं थी, ना इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन थे। होते भी थे तो पर्दे के नीचे या जमीन के नीचे होते थे, परंतु अब इतनी ओपन हो गया है सारा मामला, बिल्कुल समाज एक तरह से नंगा होने की स्थिति के अंदर आ गया है। और ख़ास तौर से महिलाएं जिस तरह से ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन की जो सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरह से अभी आपने ड्रम में पैक करने वाले एग्जाम्पल दिए, ये आम चीज़ हो गई हैं। पहले शहरों तक लिमिट थी, अब वो गांव देहात के अंदर, कस्बों के अंदर चीज़ें पहुंच गई हैं, जो कि बड़ी शर्मनाक और बड़ी दयनीय स्थिति है। हम जा तो यूरोप सिस्टम की तरफ रहें, पर ना तो हम यूरोपियन बन पा रहे हैं, ना भारतीय परंपरा को निभा पा रहे हैं। हमारे महिलाओं को इज्जत सम्मान से देखा जाता है, पर महिलाओं का जो रूप देखने को मिल रहा है, बड़ा सेंसिटिव, बड़ा खतरनाक है। और आपको सबसे बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, आपने महिला पुलिस का भी जिक्र किया था, मैं आपके चैनल पर बताना चाहता हूँ, और ये बड़े लोगों को, आम आदमी को नहीं पता होगा। ठीक है, आप 33% आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, बिल्कुल देना चाहिए। मैं अभी जापान गया था, वहाँ 90% महिलाएं एयरपोर्ट्स को संचालित कर रही थी, तमाम ड्यूटीज पर महिलाएं थी। परंतु हर फील्ड के अंदर आप महिला को लगा देंगे तो मुझे नहीं लगता कि सक्सेस का रेट होगा, बल्कि इसका उल्टा हो सकता है। आज तक हिंदुस्तान में किसी महिला ने, दिल्ली पुलिस छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में एक भी महिला इंस्पेक्टर ने कोई मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन या कोई ऐसे सेंसिटिव केस की इन्वेस्टिगेशन सिंगल हैंडेड नहीं करी होगी, दूसरे पर डिपेंड करी होंगी, चाहे हस्तक्षेप करा लिए होंगे किसी के, परंतु खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं रही। बड़ी शर्म की बात है, और बड़ा सवाल छोड़कर आपके माध्यम से जा रहा हूं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता के जा रहा हूं, जो आईपीएस और बड़े बड़े ऑफिसर जिनके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे थे इस डिबेट से पहले, हिंदुस्तान के अंदर, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, एक भी आईपीएस ऑफिसर ऐसा नहीं है जिसने आज तक कभी कोई एफआईआर दर्ज की हो, उसके बाद उस केस की इन्वेस्टिगेशन करी हो। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, उसके बाद उस केस को कन्विक्ट करा दिया हो। तो ये बड़ी चीज़ें चौंकाने वाली हैं। हम सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं, हमने कानून बना दिए। मैंने खुद 3 किताब नए कानून पर लिखी हैं, आपने पार्लियामेंट नई बना दी, आपने तमाम चीज़ें बना दी, एयरपोर्ट बना दिए, तमाम सिस्टम को। आप अपने सिस्टम को नहीं बदल पा रहे, आप खाकी को चेंज नहीं कर पा रहे। जो ब्रिटिश हायरार्की के हमारे ऊपर दाग लगा हुआ था, खाकी को आप अच्छी निगाह से नहीं देखते आम आदमी, उसको गलत निगाह से देखा जाता है। तो क्यों हम खाकी को नहीं बदल पा रहे? क्या हमारे पास इतना क्षमता नहीं है या कपड़ा नहीं है कि हम अच्छी कोई ड्रेस अपने हिंदुस्तान के पुलिस ऑफिसर्स को देख सकें? क्योंकि वो एक ब्रिटिश दास्ता के निशानी थी। आपने कानून बना दिया, मैं सरकार का शुक्रिया करता हूं। कम से कम 70 साल बाद उन्होंने इस देश के कानून को बदलने की कोशिश की। शायद हो सकता है और ज़्यादा इसको रेक्टिफाई किया जाए और ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए। तो क्या ये जो खाकी का रंग है या जो और चीज़ें जो पुरानी ब्रिटिश टाइम की लेगेसी चली आ रही थी, चाहे वो आईपीएस हैं,
मुझे कहते हुए कोई डर नहीं लगता आपके चैनल पे कि आईपीएस मेरे से नाराज होंगे। मैं तो रिटायर्ड एक आम आदमी हूँ, नाराज हो खुश हो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, परंतु ये सिस्टम क्लोज होना चाहिए और हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। और दूसरे कंट्रीज को जिनसे हम नकल करके आए थे वो तो इस चीज को लागू नहीं कर रहे, हम उनकी पिछलग्गु आज भी बने हुए हैं, वो आईएएस आईपीएस। इस पे हम आएंगे। एक सवाल मेरा ये था, जो महिला आपने बात कही अभी बहुत इंपॉर्टेंट, कि महिलाओं ने कोई भी स्वतः अपने ऑन देयर ओन कोई मर्डर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करी है, या खुद की नहीं है, तो केस तो सर टॉप लेवल से असाइन होता है मेरे ख्याल से, थाना लेवल पे। जैसे आप एसएचओ रह चुके हैं तो आप असाइन करते होंगे ना, कौन लीड करेगा? देखिए, जो मर्डर केस की या डाउरी डेथ की इन्वेस्टिगेशन है वो कानून में लिखा हुआ है नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। जैसे एससी एसटी के करप्शन के केस के अंदर लिखा हुआ है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसीपी। तो इसमें बिल्कुल कानून बिल्कुल क्लियर है, किसी को असाइन करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, चलिए मैं उसको छोड़ देता हूं। आप ये बताइए दिल्ली के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर कितने एसएचओ महिलाएं लगी हुई हैं? इवन महिला थाने नहीं है। दिल्ली शहर जो राजधानी है उसमें महिला थाने नहीं, ताज्जुब होगा आम आदमी को। मैं सवाल पे आना चाहता कि दिल्ली में महिला थाना क्यों नहीं? वो पास ही उत्तर प्रदेश है और दोनों जगह अब तो भाजपा की सरकार है, बट ये महिला थाना क्यों नहीं है? जी दुर्भाग्य है। मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कमिश्नर को बार बार लिख रहा हूं। अब शायद उन्होंने कुछ सुध ली है, बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है दिशा में कि दिल्ली के अंदर भी महिला थाना खोले जाएं। देर आए दुरुस्त आए, तो उम्मीद है कि सरकार शायद इस विषय पर आपके जो पॉडकास्ट को देख के ही शायद कुछ समझेगी कि इसकी जरूरत आ चुकी है। क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको, उनकी जो एनर्जी है उनको हमको डाइवर्ट करना है। महिला बड़ी सेंसिटिव होती हैं, महिलाओं का दर्द महिला बेहतर तरीके से समझ सकती है, परंतु दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो ये महिला का जो विरोधाभास है ये कहाँ लेके जाएगा ये तो वक्त बताएगा। सर आज या कल के अखबारों में था कि एक ऑल महिला टीम ने एक इनकाउंटर किया है हाँ गाजियाबाद में। जी, तो उस पर क्या कहना है? मतलब एफिशिएंसी पे आपको क्यों डाउट हो रहा है? फिर एफिशिएंसी पे इसलिए डाउट हो रहा है क्योंकि जिस तरह से अभी तक के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि एनकाउंटर करता कोई और है, दिखाया कोई जाता है, प्रोजेक्ट को किया जाता है। ये पुलिस की कुछ अंदरूनी बातें होती हैं कि किसको किस तरह से प्रोजेक्ट करना। जैसे अब किरण बेदी को हम प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, किसी महिला को हमने, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी महिलाओं ने कोशिश की परंतु आज तक कोई किरण बेदी नहीं हो पाई। इंदिरा गांधी हम पैदा नहीं कर पाए, जितनी बोल्ड एक वो दूसरी पार्टी कांग्रेस की होते हुए भी। तो जो सही चीज़ है उसको हमेशा हमें कहने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव और एक डेलिकेट मसला है कि महिलाओं को हम कैसे पुलिस के अंदर उनकी क्षमता का इस्तेमाल करें। बहुत सारे रास्ते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट तय कर ले, गृह मंत्रालय तय कर ले, या यूपी के या किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर तय कर लें कि महिलाओं का हमें पूरा सम्मान देना है, उनका योगदान लेना है। तो बहुत सारे ऑप्शन पुलिस के अंदर हैं जहां पुलिस के अंदर महिलाएं बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। जैसे कंट्रोल रूम हो गया, सीआईडी में हो गया, रिसेप्शन पर हो गया, फील्ड जॉब को छोड़, फील्ड जॉब को, क्योंकि फील्ड में काम करना आम आदमी के लिए मुश्किल है। आप महिलाओं को छोड़ दीजिए, जो लड़के हैं पुरुष हैं वो फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं सर हमें नौकरी नहीं करनी थानों के अंदर, हमें आप ऐसी यूनिट में भेज दो जहां 8 घंटे की नौकरी हो और हम अपने शाम को घर चले जाएं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। कितने लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं थाने लेवल पे और फिर लगता है कि छोड़ देना चाहिए? आज की डेट में तो ये हालत इतनी बुरी हो चुकी है अखिलेश जी कि समझ लीजिए करीब 80 to 90% जो यंगस्टर्स हैं, जो पुलिस में चाहे कांस्टेबल रैंक में आ रहे हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर हैं, इवन आईपीएस के अंदर ये है कि फील्ड में नौकरी नहीं करनी क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी हो चुकी हैं, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो कहते हैं लफड़ों चपड़ों में नहीं पड़ना, कोर्ट कचहरी भाग दौड़ टेंशन, घर में आराम से रहना है, बीवी बच्चों के साथ रहना है, घूमना फिरना, मौज मस्ती आनंद करनी है। तो ये चूँकि डेडिकेशन मांगती है, बहुत त्याग मांगती है, तो हर एक के बस की उस रास्ते पर, उस आग पर चलना, ये आग पर चलने के बराबर है फील्ड की नौकरी। आप जेल भी जा सकते हैं यदि इन्वेस्टिगेशन में यदि आपकी कमी रह गई या कोर्ट के नाराज हो गई आपसे, तो आपको जेल भी जा सकते हैं और जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस आए, क्योंकि जुडिशरी पर भी आप सवाल पैदा हो रहे हैं कि जुडिशरी में भी बहुत करप्शन है। पहले पुलिस की तरफ एंगल था, अब जुडिशरी पर भी बहुत सारे सवाल, डेली कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं। जिस तरह से वो कमेंट्स करते हैं, जो कोर्ट की सोच होती है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ऐसा कमेंट्स कर दिया हिंदुओं के बारे में, तो बहुत सारा बवाला हो गया। और होना भी चाहिए कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह के कमेंट्स, वो खुजराहो के किसी मामले, किसी मंदिर के किसी मामले मूर्ति को टूटने पर हुआ था, तो इस तरह के कमेंट्स जो जुडिशरी को भी थोड़ा सा रेस्ट्रेंट रखना चाहिए। एक मैं, जैसे आप दिल्ली पुलिस में काफ़ी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और काफ़ी आपका पुलिस में नेटवर्क है, तो हम मान के चलते हैं कि दिल्ली पुलिस बेस्ट इक्विप्ड है, सबसे अच्छी है, और वहाँ पे जाहिर सी बात है राजधानी में, तो क्या, और अगर किसी स्टेट से कंपैरिजन हम करें तो क्या चीज़ दिल्ली में बेहतर है या किसी चीज़ में दिल्ली पुलिस पिछड़ रही है? बहुत सी चीज़ों में दिल्ली पुलिस बहुत आगे है,
बेहतरीन पुलिस में काउंटिंग की जाती है, परंतु बहुत सी चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं। जैसे? अभी जो नया कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें प्रोविज़न किया गया कि पुलिस ऑफिसर्स गवाही देंगे कोर्ट के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। पूरी दिल्ली के अंदर हंगामा हो गया, कोर्ट में हड़ताल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एडवोकेट सड़कों पर आ गए, हंगामा बरपा गया। जबकि बराबर में उत्तर प्रदेश जैसा विशाल स्टेट, बराबर में हरियाणा, जहां पिछले 1 साल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर तमाम पुलिस ऑफिसर अपनी गवाही दे रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दिल्ली पुलिस के सामने चैलेंज और तरह के हैं, क्योंकि ये राजनीतिक एक गढ़ भी है। छोटी सी छोटी बात बहुत चिंगारी ले जाती है, परंतु ये जरूर है कि आने वाले 20 साल 30 साल बाद ये अदालतें, कोर्ट सिस्टम, ये जो आप मॉल और तमाम चीज़ें देख रहे हैं, बदल चुके होंगे। हो सकता है कि हम और आप 50 साल बाद इस दुनिया को देखने ना आए, पर जब हम आएंगे इस दुनिया को, एआई की दुनिया, जिसमें अभी केवल 5% एआई आया है, मैं आपकी आवाज़ में रिकॉर्डिंग करके अभी आपको अपने घर से भेज दूंगा, तो सब कुछ बदलने वाला, थोड़ा इंतजार कीजिए। सर, टेक्नोलॉजी, जैसे आपने टेक्नोलॉजी का इंसेप्शन भी देखा, मतलब 90 स्पेशली लेट 90 2000 में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती गई और हर आदमी यूज़ करने का, सीसीटीवी, मोबाइल कैमराज ये सब आ गए। तो नंबर 1, एक तो जाहिर सी बात है क्रिमिनल्स ने यूज़ किया, दूसरा पुलिस ने भी इसको ट्रैक किया। तो उसमें कैसे तब और अब में क्या फ़र्क आया है क्राइम को ट्रैक करने में, अपराध होने में? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, आने वाला समय टेक्नोलॉजी का समय है, चाहे आप पुलिस के फील्ड में हैं, चाहे आप प्राइवेट डिटेक्टर हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं। मैं भी मुंबई गया था, वहाँ पर पूरे इंडिया से जासूसों की एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने शामिल किया था। उसमें मैंने ये बात कही थी, जो ये अभी आपके मोबाइल आपकी जेब में भी रखा, मेरे उसमें भी रखा हुआ है, ये सबसे बड़ा जासूस आप हमेशा अपने साथ रखे हुए हैं। ये आपको बहुत जगह फंसा भी सकता है और बहुत जगह बचा भी सकता है। तो जासूस को तो आप अपनी जेब में रख के घूम रहे हैं। आपके घर में जो आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, वो आपका सबसे बड़ा जासूस है। यदि मैं प्रोफेशनल हैकर नहीं करता ना, आप डरने की जरूरत नहीं, मैं आपका मोबाइल हैक नहीं करूंगा, मैं ही बैठे बैठे आपका मोबाइल हैक कर सकता हूं। क्राइम की बात करेंगे, क्राइम यही तो करेगा, यही डिटेक्ट होता है जी। ये सबसे बड़ा जासूस है आज की डेट में। एग्जांपल दीजिए सर कोई। एग्जाम्पल ये है कि जब भी आज की डेट में कहीं चोरी, डकैती, मर्डर, रेप होता है, तो पुलिस वाला ये सबसे पहले पूछता है कि क्या आपका मोबाइल या जिसने दूसरी पार्टी थी वो मोबाइल अपने साथ लेकर गया है। यदि साथ लेकर गया है तो पुलिस की आधी सहूलियत हो जाती है कि केस अब ये वर्कआउट हो जाएगा। यदि मोबाइल छोड़ के जाता है, दूसरा मुखबर आपके बिल्डिंग के बाहर लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जी। तो वो आपको कैच कर लेगा। और आने वाले टाइम में आपने एक इसके इजराइल के एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, पेगासिस का नाम सुना होगा। तो आने वाले टाइम में ऐसे पेगासिस बहुत सारे आ चुके हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो आपकी हर टाइम 24 घंटे जासूसी वापस आते हैं सर दिल्ली पुलिस पे। तो आपने सब इंस्पेक्टर रैंक से शुरू किया था, फिर करते करते आप एसीपी रैंक तक आए। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, कितना प्रेशर होता है एक पुलिस वाले पे, एसएचओ लेवल पे, एसीपी लेवल पे, किसी क्राइम को सॉर्ट करने का या किसी क्राइम को ना सॉर्ट करने का? कोई एक्सपीरियंस के साथ बताएं। पुलिस में जो 2 ही रैंक इंपॉर्टेंट है, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, जिनको थानेदार कहा जाता है। कि भाई थानेदार पुराने टाइम में कहते थे कि भाई मेरे जज के लिए नहीं कहते थे कि मेरे बेटे को थानेदार बना देना, जज के लिए दुआएं नहीं करती थी माँ, कहते मेरे बेटे को थानेदार बना देना। क्योंकि सारा जितना भी रोल है, पिविटल है, सारा सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के ऊपर है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। क्योंकि जितनी भी पावर्स डेलीगेट की गई है कानून में, वो केवल और केवल सब इंस्पेक्टर आईओ को दी गई हैं। उनको जैसे बजरंग बली जैसी पावर है, वो किसी भी आदमी को नोटिस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकते हैं, एविडेंस इकट्ठे हो जाए तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं, जेल भेज सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है। प्रेशर तो पुलिस में है, राजनीतिक प्रेशर इतना ज़्यादा है क्योंकि स्टेट में तो बहुत बुरा हाल है कि डिपेंड करता है कि उस स्टेट का सिस्टम क्या है। मैं और आप उत्तर प्रदेश नोएडा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि बाबा योगी के समय में आज की डेट में कोई महिला को छेड़ नहीं सकता। पहले इस नोएडा की क्या स्थिति थी आप देखिए, सरेआम लड़की को छेड़ा जाता था, रॉबरी स्नैचिंग होती थी। यहाँ तो लंगड़ा ऑपरेशन हो जाएगा। नोएडा में तो अभी निक्की का मर्डर हुआ, जिसको तेल जला के उसके पति ने जला दिया, पुलिस ने उसको लंगड़ा कर दिया, ऑपरेशन चला दिया उसके खिलाफ। तो ऑपरेशन लंगड़ा बताइए थोड़ा, आप पक्ष में विपक्ष में? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ। इस तरह के लोग जो अपराधी, जो कानून से बचने के सारे तरीके हिकमत जानते हैं, उनके लिए ऑपरेशन के नहीं बल्कि उनको ऊपर वाली जगह पहुंचा देना चाहिए, जिससे कि एक मैसेज जाए समाज के अंदर। अभी आपने बरेली का केस देखा जी? बरेली में जिस मशहूर हीरोइन के घर के बाहर वो शूट आउट करके गए थे, और उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ की जाए कि उन्होंने उनको ऊपर ही पहुंचा दिया।
तो ये एक मैसेज चला गया कि यदि आप इस तरह की दादागिरी गुंडागर्दी लेकिन करेंगे। सर एक मेरा सवाल है कि इनकाउंटर की जब से तारीफ करते हैं तो नॉर्मल पुलिसिंग जो है, जो नॉर्मल पुलिसिंग है, जो सजा बढ़ाए, जो जो एक रफ्तार से किसी इंसान को सजा मिल जाए या एक्शन हो जाए, और वो हम बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, रादर अब कि जो नया कानून आया है उसमें ये प्रोविजन किया गया है। पहले जो सिस्टम था, फिल्मी डायलॉग था, फिल्म तारीख पे तारीख, अब वो सिस्टम नहीं है। अभी आपने देखा जब से नया कानून आया है उसका ट्रायल हुआ, आरजी कार केस हुआ था जिसमें एक लड़की का मर्डर कम रेप हुआ था कैलकाटा हॉस्पिटल के अंदर। 4 महीने में उसको आजीवन कारावास कर दी गई। तो अब आप देखिए, जैसे निक्की का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ 6 महीने बाद वो सजा हो जाएगा। तो अब जो न्याय की देने की प्रक्रिया है, क्योंकि जो ब्रिटिश सिस्टम था वो पीनल सिस्टम था, सजा देने का सिस्टम था। हमारा सिस्टम अब जो नया आया है वो कहता है न्याय दीजिए। तो अब न्याय होगा। देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने की। फर्क बताइए दोनों, मतलब थोड़ा। देखिए, ब्रिटिश जो पीरियड था, उन्होंने हमारे ऊपर राज्य करने के लिए, अपना साम्राज्य को लंदन से चलाने के लिए उन्होंने कानून बनाया जिसको नाम दिया पीनल, इंडियन पीनल कोड, कि कैसे हिंदुस्तानी लोगों को सजा दी जाए जिससे कि हमारा साम्राज्य यहाँ पर स्थापित हो सके। परंतु हम मेरे देश ने कहा 70 साल बाद ये सुध ली कि नहीं, अब हम लोगों को न्याय देंगे, सजा नहीं देंगे। सजा अक्यूज को मिलेगी, जो पीड़ित है उसको हम न्याय देंगे। इसलिए आपने जो न्याय की मूर्ति है, जस्टिस लेडी है, उसके हाथ में देखा कि उसकी आंख की पट्टी खोल दी गई है कि वो आंख खोलकर न्याय देगी। अब पहले उसकी जगह तलवार दे रखी थी कि हिंदुस्तानी लोग नहीं मानोगे तो हम तलवार से तुम्हारी गर्दन काट देंगे। नहीं, मेरे देश ने कहा कि नहीं, अब तलवार नहीं, उसके हाथ में कानून होगा, कानून का राज होगा, कानून के हिसाब से देश चलेगा। तो आपने थोड़ा एग्जांपल, अगर कोई बेसिक एग्जांपल दे सकें लॉ में या किसी ऑपरेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन में, अगर कोई उसका एग्जांपल दे सके तो बेहतर होगा। पहले क्या इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती थी, अब कैसे कंडक्ट हो रही है, या आईपीसी में क्या ऐसे प्रावधान थे, या देखिए पहले प्रावधान, जैसे मैं और आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या आपके मोबाइल में कोई इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, पहले उसको एक सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीय एविडेंस माना जाता था, उसके ऊपर किसी को आप सजा और बरी नहीं कर सकते थे। परंतु अब जो नया कानून मेरे देश ने दिया है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, उसमें प्रोविजन किया गया है कि अब जितनी भी इस तरह की चैट होंगी, जितने के एविडेंस होंगे, इनको डिजिटल एविडेंस बोला जाता है, उस बिना पर किसी अक्यूज को बरी भी किया जा सकता है और सजा भी किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। इसलिए ये जो आप खतरनाक यंत्र, जासूसी यंत्र लेकर घूम रहे हैं, इसके साथ हर टाइम खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। कई बार आपको ये नुकसान भी पहुंचा सकता है, कई बार आपकी जिंदगी भी बचा सकता है। तो सोच समझकर, पूरा आंख नाक कान खोलकर काम करना चाहिए, नहीं तो परेशानी आ सकती है। एक पुलिस वाला, जैसे आपने डिफरेंट लेवल्स पे काम किया, तो नॉन पुलिसिंग के सिवाय, मतलब पुलिसिंग के सिवाय और क्या क्या काम होते हैं? पुलिसिंग देखिए इतना एक बृहद सब्जेक्ट है। अब आप दिल्ली को ही लीजिए, दिल्ली में इतने सारे डिपार्टमेंट, आम आदमी को तो लगता है कि जो खाकी वर्दी पहने घूम रहा है केवल यही आदमी है। जी। आप देखिए एयरपोर्ट पर फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, वहां पर पुलिस वाला काम करता है। दूसरी जगह लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है, असले का लाइसेंस, गन का लाइसेंस, रेस्टोरेंट का लाइसेंस, वो लाइसेंसिंग का काम है। स्पेशल ब्रांचेज या सीआईडी का काम है, वो एक सीआईडी कर रहा है। परंतु ये सारी चीजें मैं इसके व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूं, क्योंकि उसमें एक वो पुरानी कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। आपने आज एक दांतों के डॉक्टर को कहा जाए कि यार आज आप दांतों की डॉक्टरी छोड़ दीजिए आज से अस्पताल में, कल से आप हर्ट की सर्जरी कीजिए। वो 2 साल हर्ट की सर्जरी पे थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होगा, उसको हर्ट काटना आ जाएगा, उसको कहा जाएगा अब ऑर्थो में चले जाइए, हड्डियों का इलाज कर दिए। वो क्या इलाज करेगा? जब आप एक पुलिस वाले को 2 साल थाने में रखेंगे, अगले साल एयरपोर्ट भेज देंगे, उसके बाद सिक्योरिटी में भेज देंगे, उसके बाद लाइन में भेज देंगे, तो वो क्या, उसका प्रोफेशनलिज्म क्या है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सिस्टम में बदलाव जरूरी है। वर्ल्ड की पुलिस से सीखिए। जब रशिया के अंदर आप देखिए, जब पुलिस ऑफिसर भर्ती होता है, उसको क्या मतलब कि वे अकबर कौन था और बाबर कौन था, उसको बताया जाए कानून क्या था, आपको गन कैसे चलानी है, आपको क्रिमिनल से पकड़ना कैसे है, उसको वो ना सिखा के उसका टेस्ट जो चाहे IAS IPS का एग्जाम हो रहा है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि बताइए वहाँ की राजधानी बताइए, वहाँ की ये चीज़ बताइए, तो इनसे पुलिसिंग का क्या वास्ता है? तो इसलिए तमाम ये सिस्टम ओवरहालिंग मांगता है कि इस तमाम सिस्टम को चेंज करना चाहिए। परंतु मजबूरी ये है, क्योंकि जो तमाम शीर्षस्थ स्थान पर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हैं, चाहे योगी जी कार्यालय में बैठे हैं, चाहे दिल्ली में रेखा गुप्ता के, तमाम IAS IPS ऑफिसर हैं, वो कभी भी इस सिस्टम को ठीक नहीं होने देंगे जब तक इसकी सरकार
या बड़े लेवल पर इसके बारे में कोई बहुत बड़ा विचार नहीं किया जाएगा। ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। एक आपने गोली चलाने की बात की तो बहुत सारे फनी वीडियोस आते हैं अक्सर, मतलब काफ़ी मजाक का पात्र बनते हैं। पुलिस वाले जानते नहीं कि कैसे, मतलब स्पेशली जो 10 20 30 साल नौकरी कर लेते हैं उनको पता नहीं होता बंदूक कैसे लोड होगी, कैसे चलेगी, कैसे फायरिंग होगी। तो ट्रेनिंग के बाद कभी दोबारा मौका मिलता है गोली चलाने का कि? हाँ, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। आपने ट्रेनिंग में तो आपने उसको घुड़सवारी सिखा दी, स्विमिंग भी सिखा दिया, तभी बताया ना, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड जैक ऑफ नन, उसको सारी चीज़ कंप्यूटर पे चलाना सिखा दिया। जब वो नौकरी के बाहर निकल कर आता है तो उसको इन चीज़ों से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, तो वो करीब करीब शून्य हो जाता है। तो वो ऐसी स्थिति में वो सही मायने में पुलिसिंग नहीं हो पाती। उसके लिए एक प्रोफेशनल एक सोच की ज़रूरत है, जो कि अभी समाज के अंदर या सरकारें उसके बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचती। तमाम बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, पुलिस को तमाम तरह के इनाम, वीरता अवार्ड तमाम दिए जाते हैं। जो बेसिक चीज़ है उस पर अभी अटेंशन किए जाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि सरकार इस बारे में ज़रूर आने वाले समय में कोई प्रयास करेंगी, अन्यथा जिस तरह से करप्शन और तमाम जो महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। अभी आज ही दिल्ली, साउथ दिल्ली में एक स्वामी जी के बारे में आ रहा है कि 17 लड़कियों के साथ में व्यभिचार कर लिया। CD नंबर की गाड़ी, डिप्लोमेटिक कोर की गाड़ी, 1 नंबर गाड़ी, UN लिखा हुआ उसके ऊपर। मैं तो ताज्जुब, मैं तो खुद UN, मैं साइप्रस एक कंट्री में पोस्टिंग में रहा हूँ कि मैं खुद गाड़ी पर नहीं लगा सकता, इंडिया में कोई नहीं लगा सकता, वो लगा के घूम रहा है। तो किस चीज़ की पुलिसिंग, कोई इसको चेक ही नहीं कर रहा है। तो ये सिस्टम को एड्रेस करने का तरीका है कि हम अपने आसपास तो देखें, अब अपने आसपास थाने के अंदर देखेंगे वहाँ चल क्या रहा है। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक, अगर एक बेसिक प्रॉब्लम की बात की जाए कि पुलिसिंग में 1 या 2 बेसिक प्रॉब्लम क्या हो? अखिलेश जी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि वो पुलिस को अपनी बहू बनाकर रखना चाहते हैं। आप समझते हैं बहू का मतलब? जो वो घुटने में जो कहें वो करें। यदि पुलिस को उन्होंने, मतलब कौन, मतलब फिर तो यदि पुलिस को उन्होंने ओपन हैंड दे दिया तो हो सकता है किसी नेताजी को उठा के वो, क्योंकि नेता भी तो दूध के धुले हुए नहीं है, वो पता लगा उन्हीं को उठा के बंद कर देंगे। तो वो हर एक आदमी चाहता है कि पुलिस को अपनी बहू बनाकर अपने कब्जे में रखा जाए। तो ये मजबूरी है सिस्टम की कि हर एक को वही सिस्टम सूट करता है जो उसके माफिक आता है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो उसको अपने कंट्रोल से निकलने नहीं देना चाहते। आपने देखा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को वहाँ के पुलिस वालों ने अरेस्ट करने के लिए उनके घर पर पहुँच गए, और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ऐसे एग्जाम्पल हैं कि वहाँ के पुलिस ऑफिसर से हिम्मत करते हुए अपने जो शीर्षस्थ नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया। हिंदुस्तान में ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिसिंग सिस्टम है उसको एक गुलाम की तरह आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस एक गुलाम है राजनेताओं के लिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि थाने के अंदर चला जाए तो पूरा थाना, SP साहब खड़े हो जाते हैं सलूट करने के लिए। तो ये सिस्टम बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। तो आने वाला समय जरूर बदलाव का समय, बदलना चाहिए। नहीं बदलेंगे तो मेरे जैसे बहुत सारे, कोई बदलाव दिखा आपको पिछले इतने थोड़ा चेंज तो आया है, पर जितनी स्पीड से आना चाहिए था, जितनी AI में, डिजिटल में हम तमाम चीज़ों में जा रहे हैं, पर वो बदलाव अभी बहुत स्लो स्पीड है। कब होगा ये वक्त बताएगा, या ईश्वर को पता है कि इस देश का कब भला होने जा रहा है। सबसे बड़ा अरेस्ट कौन सा किया है आपने? बहुत सारे ऐसे केसेज अरेस्ट हुए हैं जो रिपोर्टेड नहीं होते, अंडरग्राउंड चले जाते हैं। देखो, गरीब आदमी का कोई वली वारिस नहीं होता, उसकी कोई न्यूज़ नहीं बनती। एक ऐसा इंटरेस्टिंग केस है, अयोध्या का केस है, अयोध्या जैसी जगह का, कि बेटे ने है अपने बाप का मर्डर कर दिया जी। आपको बड़ा ताज्जुब लगे, क्योंकि वो बहुत गरीब लोग थे, और मर्डर भी इसलिए किया क्योंकि उसके बाप ने उसकी बहन के साथ में गलत काम किया था, बलात्कार किया था, या जो भी जिस तरह से भी हुआ। तो उसको लगा कि मेरा बाप राक्षस है, और उसने रामलीलाओं के दिनों में ही अपने बाप का मर्डर कर दिया। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने बाप को मार दिया, तो उसने कहा कि मेरा बाप नहीं था, ये रावण था, और रावण का वध करना जरूरी है। तो ऐसे किस्से बहुत सारे पुलिस की नौकरी के दौरान आते हैं। सेंसेशनल बड़े, मतलब पॉलिटिशियन या कोई ऐसा जहाँ पे बड़ी दिक्कतें या चैलेंजेस आए हों? जिस तरह एक मर्डर केस हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम लीडर थे, उनका नातिन इन्वॉल्व था। उन्होंने सरेआम एक डॉक्टर को गोली मारी थी, पूरे दिल्ली के अंदर आग लग गई थी कि एक डॉक्टर को खुलेआम गोली मार दी गई। उस मामले में उत्तर प्रदेश के उस टाइम के गृह मंत्री के नातिन को मैं अरेस्ट कर लाया। जैसे ही दिल्ली में उसको लेकर आया, बड़ी मुश्किल से भागकर लेकर आया उसको, मेरे पीछे तमाम पूरा शहर पड़ गया था। उस बुलंदशहर में एक जगह है, वहाँ पर मेरे पीछा करा गया, पर मुझे आते ही यहाँ उस शाबाशी की बजाय मेरे को प्रताड़ना दी गई कि आपको सोच समझ के लाना चाहिए था आदमी, आप किसको ऊपर डाल दिया। मैंने कहा आप बताइए, मेरे को पावर है इसको छोड़ने की। तो वो प्रॉब्लम में आ गए कि भाई अब इसको छोड़, गले में मैंने उनके घट्टी बांध दी। उनके बाद में उसको अरेस्ट किया गया, उसको आजीवन कारावास हुई। तो ऐसे बड़े बड़े राजनेताओं के नेताओं के लोग, जब बुरा वक्त आता है
तो ऊँट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट जाता है। तो ये जब टाइम खराब आता है, बड़े बड़े नेताओं का भी आता है, आपने बड़े बड़े नेताओं का हशर देखा है, जब जी। उनका टाइम आता है अपने जाल में अपने आप फंस जाते हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन लेवल पे जैसे बात होती है, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? बहुत सारे, जैसे हमने एक सेंसेशनल मर्डर केस देखा था, नोएडा का ही था वो। एक पेरेंट थे, बच्ची मरी मिली, मैं नाम भूल गया। तो उसमें काफ़ी कोर्ट ने भी काफ़ी फटकार लगाई, पहले वो छूट गए, फिर सजा हुई, फिर छूट गए। तो इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो इतना गुफफ क्यों होते हैं अक्सर? देखिए, कुछ जगह जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उस केस को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसमें नोएडा में ही, आपके ही जी। नज़दीक में वो जगह हुआ था। तलवार फैमिली वो में। लड़की जो थी, वो अपने जो सर्वेंट था उसके साथ रिलेशन में थी। उसके माता पिता चूंकि डॉक्टर थे, धनाढ़ थे, उन्होंने कहा कि इस मेरी लड़की के साथ में ये इस तरह के रिलेशन रखे हुए हैं। उस लड़के का उन्होंने उस तरह से उनको एलिमिनेट कर दिया। उस बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद में वो केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ। जी। परंतु सीबीआई उस केस को, जो यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो सुपर्ब थी, ऊपर थी, और सीबीआई उस जगह पर नहीं पहुंच पाई। इसलिए कोर्ट को लास्ट में कहना पड़ा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सब इंस्पेक्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वो ही सबसे बेहतरीन है। उसी तरह से आपको याद होगा सुशांत राजपूत केस हुआ था, जी। जिसमें रिया चक्रवर्ती को पुलिस वालों ने फिक्स करने की कोशिश की जी। थी। मैं अकेला एक ऐसा आदमी था जो टीवी चैनल, सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती को ना जानते हुए भी उसके लिए बैटिंग करता था। लोग हंसते थे कि तुम रिया चक्रवर्ती, तुम्हारे क्या, कैसे जानते हो, आप तो उससे मिले भी नहीं हो, आप उसके लिए इस तरह से बैटिंग करते हो। मैंने कहा नहीं, बिकॉज शी इज़ इनोसेंट। उस लड़की की कोई गलती नहीं है। उस लड़की ने कल परसों भी एक टीवी पे इंटरव्यू में बोला है कि मेरी गलती ये थी कि मैंने सुशांत राजपूत को केवल प्यार किया था, इसके अलावा मेरी कोई गलती नहीं थी। और आज तक भी सीबीआई के हाथ खाली हैं, 5 साल हो गए और उस केस को करीब करीब वाइंड अप मान के चले। एक मैंने देखा था, जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान थे, मतलब हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया था। और पहले ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया गया था। लेकिन पहले ही दिन से, मतलब जो अगर किसी ने न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ी है तो पहले दिन ही लिखा था कि आर्यन खान के बैग में ड्रग्स नहीं थी, ड्रग्स उसके जो उनके साथ एक दूसरा बंदा चल रहा था उसके बैग में मिली थी। लेकिन फिर भी आर्यन खान को अरेस्ट किया गया, वो जेल गए, बाद में छूट गए। हाँ, इस तरह की कंट्रोवर्सी उस केस के अंदर हुई थी। ये क्यों होता है? क्योंकि बड़ा आदमी है, या टारगेट, या जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? कि उस पर आईपीएस पे भी सवाल उठे थे कि ये आईपीएस थे या सीनियर पुलिस ऑफिसर थे। हाँ, तो उनके ऊपर सवाल उठे थे कि क्यों इसको फिक्स किया गया है। क्योंकि इसको एक टेक्निकली, तो जो मुझे भी लगा कि इसको फिक्स किया गया क्योंकि ये एक बड़े आदमी ड्रग्स लेता होगा। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि वो ड्रग्स लेता था या नहीं लेता। बैग में उनके मिला था, दोस्त के बैग में था। हाँ, दोस्त के बैग में था। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लड़के लड़कियां ड्रग्स वक्त लेना एक उनके लिए आम बात होती है, और बड़े आदमी को तो वहाँ सब कुछ अलाउड है। उनके जो बच्चे करते हैं, अभी आपने देखा कि 30,000 करोड़ रुपए का मामला घर में कपूर फैमिली में झगड़ा चल रहा है। वो 1900 करोड़ रुपए लेके भी करिश्मा कपूर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो कह रही है मुझे कम से कम 20,000 करोड़ मिलने चाहिए। तो ये फिल्म इंडस्ट्री की बातें, ये फिल्मी बातें हैं, इन पर ना ही डिस्कस करें तो ज़्यादा अच्छा है। इनके अंदर बहुत सारी अंदरूनी चीज़ें भी होती हैं जिसको हम और आप नहीं देख पाते। दिल्ली में एक सेंसेशनल मर्डर केस हुआ था, जेसिका लाल मर्डर केस, उसमें भी होता है नो वन किल्ड जेसिका, जबकि वहाँ पे पार्टी में बहुत बड़े लोग थे। तो ऐसा गुफफ क्या इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, पैसे की वजह से होता है, कि दोनों वजह होती है? देखिए, उस टाइम जो बहुत बड़े बाहुबली थे मिस्टर यादव, उनका बेटा इन्वॉल्व था जी। और मनु शर्मा, जिनके फादर उस टाइम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा, विनोद शर्मा, उनका मामला था। जो पिकेडेली के मालिक, प्रेसिडेंट थे उनके। हाँ जी, नाना उनके प्रेसिडेंट थे। इस तरह की इन्फ्लुएंशियल फैमिली के साथ में वो जेसिका लाल के पास वहाँ पर शराब के लिए गए थे। वहाँ कई तरह की कंट्रोवर्सी उसके पीछे, उसमें बहुत बड़े बड़े पुलिस अफसर भी इस पार्टी के अंदर थे जी। उनके नाम भी पब्लिक डोमेन में आए। एक तो कमिश्नर रह के अब वो ऊपर भी चले गए, तो नाम लेना भी उन ऑफिसर्स का ठीक नहीं है जी। और परंतु उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आई कि वो दिखाती हैं कि पैसा और ताकत और पॉलिटिकल पावर, जब ये तीनों चीज़ इकट्ठी हो जाएं तो ये बहुत बड़ा कॉकटेल होता है। बोलते 3P, प्रेस, पुलिस और पॉलिटिशियन। यदि ये तीनों इकट्ठे हो जाएं तो ये डेडली कॉम्बिनेशन होता है। जेसिका लाल में लगभग वही केस हुआ, उसमें मर्डर हुआ, पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पर मौजूद थे और टॉप पुलिस आईपीएस ऑफिसर्स उस पार्टी के अंदर मौजूद थे। और वहाँ सबसे छोटा अधिकारी कौन था जिसको आप बहुत बड़ा आम आदमी मानते हैं? एसएचओ थे। वो एसएचओ उस कुतुब कॉलोरेंट जो रेस्टोरेंट था उसके बाद चौकीदार की भूमिका थी कि सब लोग आनंद मिलन कर रहे हैं, उसमें कोई खलल ना पैदा करे। बाकायदा जो उसकी मालकिन थी वो लिस्ट बनाती थी कि आज कौन कौन वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। यदि 24 गेस्ट हैं तो 25वें गेस्ट आप जा नहीं सकते, चाहे कितना ही पैसा आप लेके जाएं कि सर आज का कोटा पूरा हो गया, ये 24 गेस्ट हैं, अब नहीं जा सकते, एंट्री नहीं हो सकती। तो ये बड़े ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, एसएचओ करते थे ये। हाँ, मतलब बड़ा ताज्जुब होगा आपको कि एसएचओ उस पार्टी को गार्ड करते थे।
जिनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर आम आदमी को देखनी चाहिए थी, उस पार्टी को गार्ड करते थे, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल ऑफिसर्स आते थे, बॉसेस होते थे। तो वो मैंने शुरू में कहा, समृद्ध को ना दोष गुसाई। जिसके पास पैसा धनाढ़ पावर है वो कुछ गुजर सकता है, परंतु ऊपर वाले के यहाँ बहुत बड़ा इंसाफ की तराजू भी लेके बैठा हुआ है। उसका जब तराजू तोलता है तो उसकी जब मार पड़ती है तो बड़े से बड़ा आदमी भी जमीन के नीचे चले जाता है, धंस जाता है जमीन के अंदर। दिल्ली में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जेल है तिहाड़ जेल, जिसको हमेशा न्यूज़ में रहती है। इसमें बड़े बड़े अपराधी से लेके पॉलिटिशियन जेल में जाते हैं। तो अंदर इनका क्या हाल होता है? कभी कभी कुछ पॉलिटिशियन पैर दबाते हुए वीडियो भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे छोटा राजन है आज के टाइम पे, तो क्या फैसिलिटीज़ छोटा राजन को मिल रही है आज? देखिए, ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़, दिल्ली के अंदर 3 बड़ी जेल हैं, तिहाड़ जेल है, रोहिणी है जी, और एक यमुना पार के अंदर मंडोली जेल कहलाती है। अक्सर इस तरह की न्यूज़ आती रहती हैं। आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना होगा, उन्होंने जेल से एक इंटरव्यू दिया था एक बहुत बड़े चैनल पर। तो जेल के अंदर इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश और तमाम स्टेट के अंदर आती हैं, और पंजाब का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो जिस तरह से आपने अभी नाम लिया, उसमें एक नाम सुकेश चंद्रशेखर का भी है, जिसकी फ्रेंड थी फर्नांडिस, जैकलिन फर्नांडिस, जिसको उसने करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए थे। तो जो आदमी, इस तरह का आदमी जब जेल में होता है तो पैसे को पानी की तरह बहाता है, किसी भी कॉस्ट पे वो अपनी सुख सुविधाएं हासिल करने की चाह में होता है। ये डिपेंड करता है पुलिस, जेलर और जो वहाँ के जो पुलिस का जो सिस्टम है, जेल का सिस्टम है, वो कितना उन चीज़ों को कम कर सकते हैं। जैसे अभी आपने पैर दबाने वाला नाम लिया, तो उसमें जो सत्येंद्र जैन थे, अब वो खुद ही उस जेल के मंत्री थे, और तमाम जेल में रहते हुए उन्होंने पद का त्याग भी नहीं किया और अपने जेल से अपनी सर्विस सरकार चलाते रहे। जब ऐसे हालात के अंदर जेल के अंदर चल रही हो तो आप क्या उम्मीद रखें? तो इसलिए मैं कहता हूँ, आवा का आवा ही खराब है। एक आदमी खराब नहीं, पूरा आवा सिस्टम ही खराब हो चुका है जेल का। और जो बड़े ताकतवर और पॉलिटिशियन हैं आज भी उस तरह की फैसिलिटी लेते हैं, जिस तरह से अभी आपने अबू सलेम का नाम लिया, या दूसरी जेलों के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बंद हैं, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं कि वहाँ जेल में इनके पास तमाम तरह की सुविधाएं पहुँचाई जाती हैं। केवल मनी प्लेज इस रोल, और राजनीतिक लोग जो हैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अपने आरे प्यारे, अभी कुछ दिन पहले अभी अरुण गावली का नाम सुना होगा, वो जेल से निकल कर आए हैं। अब वो जेल से 17 साल बाद निकल कर आए हैं। तो जेल के अंदर अब वो वही जाने कि जेल के अंदर उनको क्या सुविधाएं दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया एक तरह से, और अपने टाइम के बहुत टॉप क्रिमिनल्स में रहे थे, दाऊद के राइवल ग्रुप में थे अरुण गावली। तो अब वो जेल से आने के बाद, चूंकि एमएलए भी रह चुके हैं, उनकी राजनीतिक इच्छा भी थी, तो क्या इस तरह के क्रिमिनल फिर दोबारा राजनीति में आएंगे? यदि वो जेल जाते हैं दोबारा दूसरे केसेस के अंदर, तो क्या उनको फैसिलिटी नहीं मिलेंगी? वो पूरी अवेल करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पावर भी है, पैसा भी है, और बाहुबली भी है। सर, एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ दिन का, कि पुलिसिंग के बारे में तो बहुत सारी बात है, लेकिन एक जो पार्ट इंपॉर्टेंट है कि पुलिस वालों की फैमिलीज, मैक्सिमम पुलिस वाले अगर आप देखिए तो जिस दिन बड़े फेस्टिवल्स होते हैं उस दिन ड्यूटी ज़्यादा है। जैसे दिवाली के दिन होगा तो पुलिसिंग ज़्यादा होगी, दशहरे के दिन पुलिसिंग ज़्यादा होगी, नवरात्रों में भीड़ लगी, तो इनकी फैमिलीज कैसे इम्पैक्ट होती है? बिल्कुल, इस चीज़ का जाने अनजाने दृश्य रूप में पुलिस वालों के परिवारों को बहुत भारी डैमेज होता है। पुलिस वाले एक्सेस नहीं कर पाते, इसलिए आप देखेंगे पुलिस वालों के जो बच्चे हैं जी, वो या तो इतने एक्सट्रीम बिगड़ जाएंगे कि उनका कोई समाज के अंदर इलाज नहीं होगा, या फिर यदि घर में परवरिश उनकी अच्छी है, उनकी मदर केयरफुल हैं, फादर भी टाइम निकाल कर उनके गाये बगाए उनके खबर रखते हैं, तो उनके बच्चे ऐसा अच्छे निकलते हैं। और आज टाइम बदल गया है, आज पुलिस वालों के बच्चे बहुत बड़े स्थान पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस में तो हवलदार सिपाहियों के लड़के लड़की आईपीएस बनने, आईएएस बनने और टॉपर्स में हैं। तो इसलिए अब वक्त बदल गया है, क्योंकि तमाम मोबाइल और तमाम फैसिलिटीज़ आज हमारे पास मौजूद हैं। आने वाला समय उम्मीद करते हैं अच्छा ही। तो जैसा कि मतलब सॉरी मैं बोल चुका हूँ कि लास्ट सवाल है, लेकिन क्योंकि आपने कुछ ऐसी बात की, मुझे एक सवाल जी बताएं जहन में है कि आपने कहा पुलिस वाले के बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि दाऊद इब्राहिम के फादर भी पुलिस में थे, लॉरेंस बिश्नोई के फादर भी पुलिस में थे। क्या यही कारण है कि ये ऐसी राह पे चले गए जहाँ से लौटना बड़ा मुश्किल है? और कहीं ना कहीं यही लोग पुलिस सिस्टम को अच्छा समझते हैं, कैसे पुलिस ऑपरेट करती, इसीलिए अपराध जगत में इतना बढ़ पाए? बिल्कुल, उनकी जो परवरिश होती है उसी माहौल में होती है। पिता गश्त पे जा रहे हैं, पिता नाइट ड्यूटी में है, 2 दिन तक आ नहीं रहे हैं,
कि वहाँ शूट आउट हो गया, उनका एक इंटरेस्ट और रुझान और पुलिस की जो बारीकियां जी। हैं वो समझने लगते हैं। जैसे किसान का बेटा होता है, कनेक्शंस भी होते हैं हाँ कि कनेक्शंस भी होते हैं, इनिशियली बचने में आसानी होती है। आसानी होती है। किसान का बेटा दिन रात देखता है कि भाई फादर कैसे खेती करते हैं, कैसे हल चलाया जाता है, उसकी उसी में एक्सपर्टाइज हो जाती है। इसी तरह जो पुलिस वालों के बच्चे होते हैं वो दिन रात देखते हैं कि पुलिस की बातें हो रही हैं, कानून की बातें हो रही हैं, समाज की बातें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके माइंडसेट को इम्पैक्ट करती हैं। अब वो पॉजिटिव साइड में जाते हैं, निगेटिव साइड में जाते हैं, ये उनकी परवरिश के ऊपर है, या कहें तो ऊपर वाले के हाथ में है कि उनके बच्चे सही दिशा में जाएं या गलत दिशा में जाएं। परंतु आपने जो टॉप क्रिमिनल्स थे उनका नाम लिया, एक तरफ जहां लॉरेंस बिश्नोई हैं और दाऊद इब्राहिम, उनके पिता भी महाराष्ट्र पुलिस के अंदर थे। तो ये अप्स एंड डाउन हर जगह है, अच्छे और बुरे आदमी हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर प्रोफेशन के अंदर होते हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि पुलिस के अंदर भी एक से एक बेहतरीन इंसान बैठा हुआ है और एक से एक बड़ा राक्षस बैठा हुआ है। इसी तरह हर प्रोफेशन, हर धर्म, टीचर्स एक से एक बड़े गलत मिलेंगे, अपनी स्टूडेंट्स के साथ ही रेप कर देते हैं। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है, इंसान टू इंसान डिफर करता है कि कौन किस तरह से समाज को लेता है, अपने अंदरूनी आत्मा उसकी जागती है, मरती है, सोती है, किस तरह से रिएक्ट करता है। ये बहुत सारी चीज़ें समाज डिसाइड करता है, उसका परिवार डिसाइड करता है, उसके पुराने प्रारब्ध डिसाइड करते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। तो शुक्रिया वेद जी, आपके इस पॉडकास्ट से मेरे ख्याल से पुलिस वालों का दुख दर्द या चैलेंजेस जो है मेरे ख्याल से ऑडियंस को समझने में बेहतरीन होगी। हम एक पुलिस को एक नए नज़रिए से शायद देख पाएँ, और उम्मीद है कि जल्द एक फिर पॉडकास्ट में मिलेंगे और जरूर टॉपिक पे डिटेल बिल्कुल मिलेंगे और डिटेल से बात करेंगे, जिससे हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंचे, वो समझ सकें कि पुलिस के क्या चैलेंजेस हैं और उनको क्या सुधार अपने अंदर करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। अंत तक पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आया होगा। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक या इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक पे अगर आपको लगता है कि हमें कंटेंट बनाना चाहिए तो वो भी ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। शुक्रिया।